डिस्क्लेमर। आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी कल्पना की दुनिया में मौजूद है। इसमें बताई गई हर बात बस मनोरंजन के लिए है। किसी भी धर्म, व्यक्ति या जगह से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो VIP स्टोरीज को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। बिलियनर बॉडीगार्ड 244 टू 248 अमन ने पिया जहर याना की खुशी के लिए। शॉकिंग चैप्टर। और स्का पीछे हो गया और सख्ती से कहा, याना चाकू नीचे करो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन याना ने कहा, हाँ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं कोई याना नहीं हूँ, मैं संगिनी हूँ और सिर्फ अपने रघुवीर की संगिनी हूँ। और स्का ने कहा, याना डोंट कॉल नॉनसेंस, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, इसलिए ये बकवास बंद कर दो और मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। और अगले ही पल एसके ने याना के हाथ से चाकू छीन लिया और इस सब में अमन का हाथ बुरी तरह से कट गया और याना बुरी तरह से घबरा गई और याना को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा क्योंकि अमन का खून बह रहा था और याना गुस्से में रूम से बाहर निकल गई। अगली सुबह याना सबके साथ बैठी नाश्ता कर रही थी और याना ने इसके को जताते हुए जेके को अपने हाथ से खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही याना निवाला जेके की तरफ बढ़ाया तभी अमन ने याना का हाथ पकड़कर अपने मुंह में उसका निवाला ले लिया और जेके का खून खोल गया और याना ने फिर से निवाला जेके की तरफ बढ़ाया तब फिर से स्के ने मुंह में निवाला ले लिया और तभी अमन ने याना की साड़ी पर जूस गिरा दिया और कहा सॉरी और याना गुस्से में उठकर कमरे में चली गई और स्के भी उसके पीछे पीछे चल दिया और जेके गुस्से में उठा तब लिली ने चीख कर कहा, जेके आप पागल हो चुके हैं, याना की याददाश्त खोई है आपकी नहीं, आपको जरा भी शर्म नहीं, आप अपने बेटे की बहू के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं और वो याना को कितना प्यार करता है। तब जेके ने गुस्से में कहा, शेरी की वाइफ प्रेम है ना कि याना, अगर आपको समझाना ही है तो शेरी को समझाओ क्योंकि याना मेरे पिछले जन्म की पत्नी है और उसको अब सब याद आ चुका है तो वो स्के को भूल चुकी है। मैं उससे शादी करके रहूंगा और स्के को हमारे बीच से हटना पड़ेगा और अगर किसी को मेरे इस फैसले से एतराज़ है तो वो शौक से मेरा घर छोड़कर जा सकता है। तब लिली ने कहा, फाइन, मुझे ऐसे घर में रहने का भी शौक नहीं जहां बाप अपने ही बेटे की बहू पर गंदी नजर रखे। और लिली बाहर निकल गई। अच्छा हुआ माइली अपने दोस्त की शादी में न्यूजीलैंड गई हुई है वरना आज उसको कितना दुख होता अपने बाप को इस तरह देखकर। और मैं भी अपने घर जा रही हूँ। और लिली घर छोड़कर चली गई। प्रेम खामोश बैठी रह गई और जेके ने मन में कहा, मेरा बेटा टॉक्सिक हो चुका है, उस लड़की के लिए मुझे अब जल्द से जल्द याना को इंडिया ले जाकर खजाना निकलवाना होगा क्योंकि मैं और ज्यादा दिन ये ड्रामा नहीं कर सकता वरना शेरी क्या कर बैठे कुछ नहीं पता। याना कमरे में आकर साड़ी उतार चुकी की थी जब किसी ने पीछे से आकर याना को हक कर लिया और अपने होंठ उसके कंधे पर रख दिए और याना चीखती उसके होठों पर अपना मजबूत हाथ रखकर उसके गाल को चूमते हुए कहा, याना क्या नाराजगी है तुम्हारी मुझसे, अगर तुम्हें कोई परेशानी है, तुम किसी बात से परेशान हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे इस तरह बदला मत लो। अगर तुम्हें लगता है मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ बुरा किया है तो मैं तुम्हारी हर सजा सहने को तैयार हूँ, लेकिन ये सजा मत दो, अपने से दूर मत करो, मुझे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं रह सकता, तुमसे दूर, प्लीज़ याना मत करो, बंद कर दो मुझे तड़पाना। और याना ने जल्दी से उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और जल्दी से खुद को छुड़ाकर अपने सामने साड़ी लपेट कर कहा, दूर रहो, मुझसे नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तब स्के ने बेबसी से पूछा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों कर रही हो मुझसे नफरत। तब याना ने कहा, बहुत जल्द पता चल जाएगा, अभी चले जाओ यहाँ से। तब स्के ने कुछ कहना चाहा, याना उससे पहले ही भागकर वॉशरूम में घुस गई और स्के उसको देखता रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था याना आखिर क्यों कर रही है ये सब। अब याना के साथ सब मीटिंग कर रहे थे। याना ने अपने डेड से कहा, डेड मुझे जल्द से जल्द जेके और इसके का काम तमाम करना होगा क्योंकि इसके को हैंडल करना अब मेरे बस से बाहर है। तब साहिल ने कहा, तो तुम्हें उस जेके को खजाने के बहाने से ज्वाला मंदिर लाना होगा, हम उसका वही काम खत्म करेंगे। और फिर सबने मिलकर प्लान तैयार कर लिया और उसी रात याना जेके से कुछ कहती उससे पहले ही जेके ने याना से कहा, संगिनी तुम्हें याद है हमारे शेखावत वंश का छुपा हुआ खजाना है जिसको तुम निकाल सकती हो, और अब मेरा ये जन्म शेखावत वंश में हुआ है तो मैं चाहता हूँ वो खजाना हम दोनों निकाल ले, इससे पहले वो खजाना किसी और को मिले। तब याना ने कहा, हाँ स्वामी आप ठीक कहा रहे हैं, हमें वो खजाना निकाल लेना चाहिए, अब हमारी संतान होंगी और मैं चाहती हूँ वो खजाना अब निकाल लेना चाहिए। तब जेके ने खुश होकर कहा, ठीक है संगिनी, हम कल ही इंडिया के लिए निकलते हैं क्योंकि कल एसके की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो उसमें बिजी रहेगा, हम इंडिया के लिए निकल जाते हैं। तब याना ने कहा, जैसे आप की मर्जी। और अगले दिन याना जेके के साथ इंडिया के लिए निकल गई और ज्वाला मंदिर पर आ गई और याना खुफिया दरवाजे से अंदर आई और अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी जो साफ सुथरी थी, उसकी दीवारों पर पानी बह रहा था और उसके सामने ही एक चमकदार सा दरवाजा था जो पूरा घास फूस से ढका हुआ था। और याना को वहां आते ही बहुत कुछ याद आने लगा और सब याद करके याना के जख्म फिर से हरे हो चुके थे और जेके के आदमियों ने एक बहुत बड़ा हवन कुंड तैयार किया। याना ने जेके के सभी आदमियों को बाहर जाने के लिए कहा और वो सब बाहर निकल गए और याना ने जेके से कहा, आपको मेरे साथ पूजा में बैठना है और आंखें बंद करें, मेरे साथ मंत्रों का जाप करना है और जब तक मैं ना कहूँ आपको आंखें नहीं खोलनी है क्योंकि ध्यान टूटेगा तो खजाना नहीं खुलेगा। तब जेके ने कहा, लेकिन दरवाजा तो तुम्हें खोलना है। तब याना ने हैरान होकर जेके को जताते हुए कहा, स्वामी आप रघुवीर ही है ना। तब जेके ने गड़बड़ा कर कहा, हाँ हाँ मैं रघुवीर ही हूँ। तब याना ने कहा, तो आपको इतना भी नहीं पता, दो पुराण और वेद की शिक्षा वाले दो इंसान जब एक यज्ञ में बैठते हैं तो दोनों को ही मंत्रों का जाप करना होता है वरना वेदों का अपमान होता है। याना ने अपनी तरफ से बात बनाई और जेके ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मंत्र तुम पढ़ोगी उसके बाद मैं पढ़ूंगा। तब याना ने कहा, ठीक है। और साहिल के आदमी पहले ही ज्वाला मंदिर के बाहर छुपे हुए थे और उन लोगों ने जेके के आदमियों पर अटैक कर दिया और उनको खींचकर झाड़ियों के अंदर ले गए और स्के मीटिंग छोड़कर भागता हुआ आया क्योंकि उसको पता चला था याना और उसका बाप दोनों कहीं गए हैं और उसने आते
ही पईम से पूछा तो पईम ने कहा मुझे क्या पता, तुम्हारा बाप और तुम्हारी याना कहा डेट मारने गए हैं। तब स्के ने गुस्से में कहा शट अप, बकवास बंद करो अपनी। और पईम ने कहा मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। और पईम अपने रूम में चली गई और स्के ने जल्दी से याना को कॉल किया तो याना का फोन रूम से बजने की आ रही थी और फिर उसने अपने डेट को कॉल किया तो मैनेजर ने कॉल उठाकर कहा सर मीटिंग में है, जैसे ही फ्री होंगे बात कर दूंगा। और स्के अब परेशान था, याना कहा जा सकती है, वो भी अपना फोन छोड़कर। याना अब मंत्रों का जाप कर रही थी और बोलते बोलते याना ने आहिस्ता से घी डिब्बा उठाया जो वो हवन में डाल रही थी और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो सारा घी जेके के चारों तरफ डालना शुरू किया और फिर चुपचाप हवन कुंड से जलती हुई मशाल उठाई और घी पर आग लगा दी और आग अपने चारों तरफ महसूस होते ही जेके ने आंखें खोली और वो दहाड़ा, लेकिन तब याना ने पेट्रोल उठाकर जेके के ऊपर फेंका और जेके गुस्से से दहाड़ा संगिनी ये क्या कर रही हो तुम। तब याना ने कहा हाँ संगिनी, और मुझे सब याद आ चुका है, दिग्विजय सिंह शेखावत और तुझ जैसा पापी मेरा रघुवीर कभी नहीं हो सकता और आज तुझे मेरे साथ किए हर अत्याचार का बदला चुकाना होगा। और तभी आग ने जेके को पकड़ लिया और जेके इधर उधर भागने लगा और तभी रमेश दिसेना ने कहा आज तुझे तेरे पापों का हिसाब चुकाना होगा दिग्विजय, जिस तरह तूने हमारी मां संगिनी पर अत्याचार किया था आज तुम्हारा इंसाफ हुआ है। और स्के बुरी तरह से दहड़ता हुआ बाहर की तरफ भगा, वो पूरा जल चुका था और फिर मंदिर के गुफा में बने तालाब में कूद गया, लेकिन कूदने से पहले ही याना ने एक छुरा स्के के सीने में उतार दिया था और जेके तालाब में कूदते ही बहता चला गया और याना जल्दी से अब हेलीकॉप्टर में बैठी और सीधा एयरपोर्ट आई। और अगली सुबह याना घर आई और उसको वहाँ पईम मिली और याना को देखते हुए कहा क्यों बाप के साथ डेट मारकर आ गई, चलो अच्छा है बेटे को भी बता दो वो कब से तुम्हारे लिए सड़कों की खाक छान रहा है। और याना अब हर किसी का जल्द से जल्द फुल न फाइनल करना चाहती थी क्योंकि इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचे उसको इन दोनों बाप बेटों से अपना बदला लेना होगा। और अब बारी थी पईम की जो अब घर पर अकेली थी और याना ने सब नौकरों बाहर गार्डन में भेज दिया क्योंकि गार्डन में आग लग चुकी थी। और पईम जैसे ही आगे बढ़ी तभी याना ने पईम का मुंह पकड़ा और एक बाद एक कई चांटे पईम के मुंह पर खींचकर मारे और अपने साइड से छुरा निकालकर पईम के ऊपर छुरे से वर किया तो पईम एकदम दूर हुई और चीख कर कहा क्या पागल हो चुकी हो, अब तक तुम्हारी याद खोई थी लेकिन अब लगता है पागल भी हो चुकी हो। तब याना ने पईम के कंधे पर छुरा मारते हुए कहा हाँ पागल हो चुकी हूँ और अब ये पागल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब पईम चीखते हुए भागी और हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी लेकिन याना हर काम प्लानिंग से कर चुकी थी। तब याना ने पईम के बाल पकड़कर उसको घसीटकर वापस लाई और कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी लेकिन तूने मेरा बच्चा मारकर खुद को मेरा दुश्मन बना लिया है इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। और पईम ने कहा मैं तुम्हारा बच्चा क्यों मरूंगी। तब याना ने पईम के पेट में लात मारते हुए कहा क्योंकि जब मैं बेहोश थी तूने खुद अपने मुंह से कहा था तूने अपना बच्चा बचाने के लिए मेरा बच्चा मार डाला और अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर याना ने एक छुरा उठाकर जैसे ही पईम की तरफ उठाया और एकदम कहा तुम्हारा बच्चा मैं नहीं मारा, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। और याना का हाथ हवा में रह गया और याना एकदम उसका गला पकड़कर कहा बता कहाँ है मेरा बच्चा। तब पईम ने कहा जीवा तुम्हारा ही बेटा है। और पईम ने फिर कहा मेरी बेटी पैदा होते ही मर गई क्योंकि जब डॉक्टर ने सर्जरी से तुम्हारा बच्चा पैदा किया और तभी मेरी भी बेटी हुई जो पैदा होते ही मर गई और फिर मैंने डॉक्टर को पैसे देकर अपनी मेरी हुई बेटी तुम्हारी बता दी और तुम्हारा बेटा मैंने ले लिया। जीवा तुम्हारा ही बेटा है, मुझे माफ कर दो याना, मुझे मत मारो। तब याना ने कहा मैं जानती थी क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को पहचान ही जाती है। ठीक है तू चाहती है ना मैं तुझे नहीं मारूं तो तू अभी एसके को फोन करके बोल उसके बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, तुरंत घर आ जाए और उसको फोन करते ही यहाँ से इतनी दूर भाग जाओ, दोबारा मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। और पईम ने फिर वैसा ही किया जैसे याना ने कहा और फिर पईम वहां से दुम दबाकर भाग गई। और फिर याना ने अपने फोन से अपने डेट साहिल को कॉल किया, हेलो डेट मैदान साफ है, बाद अब एक है जिसको ठिकाने लगाना है। और वो इसके तब साहिल ने कहा लेकिन वो बहुत शातिर है, उसको ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं। तब याना ने कहा उसको आसान मौत देना भी कौन चाहता है, मैं तो उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ और इसके लिए मेरे पास एक खास पॉइजन है जो उसको 10 मिनट में ही मौत की नींद सुला देगा, बस आप सब अरेंजमेंट रखो, स्का को मारते ही हमें ये देश छोड़कर भागना है। और साहिल ने कहा आज रात 12 बजे टिकट बुक है, बस तुम स्का को ठिकाने लगा कर आओ। और याना ने कहा ओके डेड और याना ने कॉल कट कर दी। और अमन फोन कान से लगाए याना की सारी बातें सुन चुका था और उसका पूरा जिस्म जलजलों की जद में था, उसकी मोहब्बत ही उसको मारना चाहती है, उसके कान। और एसके जोर जोर से हंसा, फिर कुर्सी की बैक से सर टिकाकर कहा आप कहे तो जी लेते हैं, आप कहे तो मर जाएंगे, आपके लिए किसी भी हद से गुजार जाएंगे, आपके खातिर जहर भी पी जाएंगे, आपके लिए इस कदर मोहब्बत निभाएंगे, आप जिए तो आपकी खुशी के लिए हम मर भी जाएंगे। और एसके ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। तभी उसके फोन पर एल कॉल आया धारा का और स्के ने जैसे ही कॉल उठाया तो धारा ने कहा अमन आज घर मत जाना क्योंकि आज याना तुम्हें मारने की प्लानिंग कर चुकी है, वो तुम्हें जहर देकर मारना चाहती है, आपने कभी मेरी बात का यकीन नहीं किया लेकिन इस बार यकीन कर लो क्योंकि मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती, प्लीज मत जाना। लेकिन स्के ने बिना कुछ कहे कॉल कर दिया और स्के थके थके कदमों से वापस आया और अब घर में याना अकेली थी, नौकरों को याना छुट्टी दे चुकी थी। और जैसे ही एसके अंदर आया तो मेज पर डिनर सजा था और याना सामने तैयार खड़ी थी, रेड ब्लैक साड़ी में बेहद हसीन लग रही थी और स्का एक टूक उसको देख रहा था। और याना ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो। तब एसके ने मुस्कुराते हुए कहा देख रहा हूँ मौत इतनी भी हसीन हो सकती है। और इतना सुनते ही याना रंग पीला पड़ गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और स्के ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। तभी उसके फोन पर एल कॉल आया धारा का और स्के ने जैसे ही कॉल उठाया तो धारा ने कहा अमन आज घर मत जाना क्योंकि आज याना तुम्हें मारने की प्लानिंग कर चुकी है, वो तुम्हें जहर देकर मारना चाहती है, आपने कभी मेरी बात का यकीन नहीं किया लेकिन इस बार यकीन कर लो क्योंकि मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती, प्लीज मत जाना। लेकिन स्के ने बिना कुछ कहे कॉल कर दिया और स्के थके थके कदमों से वापस आया और अब घर में याना अकेली थी, नौकरों को याना छुट्टी दे चुकी थी।
और जैसे ही इसके अंदर आया तो मेज पर डिनर सजा था और याना सामने तैयार खड़ी थी, रेड ब्लैक साड़ी में बेहद हसीन लग रही थी और स्के एक टुक उसको देख रहा था और याना ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो। तब स्के ने मुस्कुराते हुए कहा देख रहा हूँ मौत इतनी भी हसीन हो सकती है। और इतना सुनते ही याना रंग पीला पड़ गया और तब याना ने घबरा कर पूछा क्या मतलब। तब एसके ने कहा अगर तुम हमेशा मेरे सामने इसी तरह रहो तो मैं हंसते हंसते जान भी दे दूंगा। और तब याना ने आहिस्ता से मुस्कुराई और फिर कहा वो आप डिनर कीजिए, अभी घर पर कोई नहीं है। और स्का आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गया और याना घबराते हुए कहा पहले आप जूस लीजिए। तब स्का ने मन में कहा बहुत जल्दी है मुझे मारने की और स्का का दिल अंदर तक कट रह गया था, आज उसकी मोहब्बत उसे मौत दे रही थी। और अमन ने मन में कहा याना एक बार मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा अमन हूँ, क्या मेरा प्यार बिल्कुल भूल गई तुम। और याना ने जूस करके स्का को दिया लेकिन याना के ना जाने क्यों हाथ कांप रहे थे और अमन जख्मी मुस्कान ने याना को देख रहा था। और अमन ने एक झटके से याना को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और याना ने एकदम घबरा कर कहा छोड़िए ये क्या कर रहे हैं आप। तब अमन ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा मैं तुम्हें आज जी भर कर देखना चाहता हूँ। और याना खामोश रही। तब अमन ने याना के सर से अपना सर जोड़कर कहा मेरी एक बात मानोगी। और याना ने गुस्से में कहा छोड़िए हमें हम संगिनी है। तब अमन ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा बस कर दो, अब बस कर दो, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और इसका अंदाजा तुम्हें आज हो जाएगा और मैं तुम्हारा क़यामत इंतजार करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा तुम मेरे बाद भी मुझसे बेवफाई नहीं करोगी। मैं चाहता हूँ तुम जीते जी भी मेरी रहो और मेरे मरने के बाद भी तुम्हें मेरा ही रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने जाने के बाद भी किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। और मैं तुम्हें अब कोई सफाई भी नहीं देना चाहता, क्योंकि अब मेरे कुछ भी कहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता कहने सुनने से बहुत आगे निकल चुका है और हमारे बीच की दूरियां जुदाई बनने जा रही है। लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे रहोगी और मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी और अपनी आखिरी सांस तक मेरी होकर रहोगी। अब चाहे तुम इसको मेरा मतलब समझ लो या मेरा पोसेसिव प्यार जो तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। और याना ने अनजान बनते हुए जूस उसको देते हुए कहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तब एसके ने जूस का गिलास उसके हाथ में पकड़ाते हुए एक बिखरे हुए लहजे में कहा अपने हाथों से पिलाओ, जान जहर भी पी जाऊंगा। और याना उसको शौक होकर देखती रह गई और अमन ने अब गिलास याना के हाथों में पकड़ाकर कहा लो पिलाओ। और याना बुरी तरह से घबरा गई और थर थर कांपने लगी। लेकिन अगले ही पल अमन का चेहरा आया, फिर उसका बेबस बाप जो कुर्सी पर बैठा था और फिर याना ने आंखें बंद करते हर जूस अमन के होठों से लगा दिया और एसके उसको देखते हुए सारा जूस पी गया और याना के हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। और अमन ने कहा तुम इतना क्यों घबरा रही हो, जैसे तुमने मुझे जहर दिया है। और याना ने आहिस्ता से हाँ में गर्दन हिलाई। तब एसके ने उसको अपने पास खींच लिया और याना को सीने में भींचते हुए कहा मैं जानता था तुम मुझे जहर देने वाली हो। तब याना ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा तो फिर जूस क्यों पिया। तब अमन ने कहा तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तब याना ने गुस्से में कहा लेकिन मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूं। तब एसके ने कहा नहीं याना ऐसे मत कहो, मुझसे नफरत मत करो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तब याना ने गुस्से में कहा तुम पागल, अगर मैं तुमसे प्यार करती तो तुम्हें जहर क्यों देती, क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। उस जन्म में रघुवीर से प्यार करती थी और अब अपने पुनर्जन्म के प्रेमी जयराम से करती हूँ, जो इसलिए जन्म में अक्षय बनकर पैदा हुआ है। और तब अमन ने गुस्से में याना का गला पकड़कर गुर्राकर कहा नहीं याना तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती, तुम्हें सिर्फ मेरा होकर रहना है, इसलिए जन्म भी और अगले जन्म में भी मैंने तुम्हारी खुशी के लिए मर रहा हूँ। तो क्या तुम मेरी खुशी की खातिर सिर्फ मेरे लिए नहीं जी सकती। तब पीछे से अक्षय की आवाज आई और कहा हाँ जिएगी, लेकिन मेरे साथ। और याना ने एक झटके से खुद अलग किया और अभी अमन गुस्से से अक्षय की तरफ बढ़ता तभी याना ने अमन को शूट कर दिया और गोली सीधा अमन के सीने पर लगी। और अमन बेयकीनी से याना के इस जालिम रूप को देख रहा था और दूसरा निशाना अक्षय ने मारा जो अमन के बाजू पर लगा और अमन के मुंह से एकदम खून निकला और अमन खून भरी नजरों से याना को देख रहा था। और अमन ने गुर्राते हुए कहा याना अब दुआ करो मैं मर जाऊं, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय यू। एसके की पूरी शर्ट खून में भीग चुकी थी, उसके मुंह से खून बह रहा था और याना को अक्षय अपने सीने में छुपा गया और अमन ने धाड़ा हाउ डेयर यू टच हर, शी इज ओनली माइन, डोंट टच हर। और अक्षय दोबारा अमन पर गोली चलाता तभी अलार्म बज गया और गार्ड अंदर भागकर आ गए और एसके धड़ाम से जमीन पर गिर गया और अक्षय याना का हाथ पकड़कर उसको दूसरे रास्ते से ले आया। और तभी गार्ड ने दहाड़ कर कहा ओ गॉड एसके सर इज डेड। और याना के कानों में आवाज पड़ी और उसको लगा जैसे सब खत्म हो चुका है और याना की हालत अजीब सी हो रही थी और अक्षय याना को खींचता हुआ ले जा रहा था। तभी याना हाथ छुड़ाकर कमरे की तरफ भागी और चारों तरफ देखते हुए कहा जीवा मेरा बच्चा, लेकिन वो याना को कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो तो उसको कमरे में ही सुला कर गई थी। और याना ने देखा पूरा कमरा खाली था और याना को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और याना बाथरूम की तरफ भागी तो अक्षय ने कहा याना हम पकड़े जाएंगे, इसका मर चुका है, उसके गार्ड हमें धर दबोच गए। तब याना ने कहा मैं अपने बच्चे को लिए बिना नहीं जाऊंगी। और याना अब बाथरूम की तरफ भागी तो याना की एक दिल खराश चीख निकली, क्योंकि जीवा बाथटब के अंदर उल्टा पड़ा था और याना भागकर उसके पास गई और उसको उठाकर सीने से लगाया और चीखते हुए कहा जीवा। और तब अक्षय ने याना के हाथ से बच्चे को छीनकर कहा याना ये मर चुका है, भागो यहाँ से। और याना चीखी मेरा बच्चा, लेकिन अक्षय ने उस बच्चे को गोद से छीनकर पालने में डाल दिया और वहाँ याना को पालने में एक पर्चा लिखा हुआ मिला तुमने मेरा बच्चा छीना, मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया। और याना पत्थर बनी खड़ी रह गई और बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी तो अक्षय याना को खींचता हुआ छुपता छुपाता हुआ बाहर लाया और याना ने देखा एम्बुलेंस को ले जा रही थी और उसके बाद एक सफेद कपड़े में उसके बच्चे को लपेट कर ले जाया गया और चारों तरफ पुलिस और गार्ड थे जो बार बार वाकी टाकी पर बात कर रहे थे और सूरत हाल बता रहे थे। पूरा बांग्ला सील कर दिया गया। मंजर इतना खौफनाक था, याना बेहोश होकर अक्षय की बाहों में झूल गई।
गुलाब 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 गुलाब। शिवानी ने दक्ष को वापस चले जाने को कहा, लेकिन दक्ष ने फैसला कर लिया था वो शिवानी को अपने साथ लेकर ही जाएगा, इसलिए वो उनके घर में ही रहने लगा बीमारी के बहाने से। और शिवानी दक्ष से पीछा छुड़ाना चाहती थी और तभी एक अच्छे घर का रिश्ता शिवानी के लिए आया और शिवानी ने बिना सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन उससे पहले वो अपने अमन भाई से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। और जब दक्ष को पता चला तो वो शिवानी से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन शिवानी उसको इग्नोर कर रही थी। और घर में शिवानी की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन दक्ष परेशान था। और फिर एक दिन शिवानी कमरे आराम से सो रही थी जब उसकी नज़र अपने बराबर में सोए दक्ष पर गई और शिवानी के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सब घर वाले बाहर खड़े थे। दक्ष और शिवानी अंदर थे और शिवानी ने कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल दरवाजा खोलकर सब अंदर आ गए और शिवानी ने कुछ कहना चाहा, तभी पिरामल ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर शिवानी के मुंह पर मारा और शिवानी कुछ कहती तब पिरामल ने मोबाइल की एक वीडियो शिवानी को दिखाई जिसमें दक्ष और शिवानी का किसिंग सीन था। और तभी मयंक ने दक्ष का कॉलर पकड़कर कहा, चल हमारे साथ। और शिवानी समझ भी नहीं पाई थी अचानक क्या हुआ था। पंडित बुलाकर शिवानी की आनंद फानंद शादी कराई। शिवानी रोती रह गई, लेकिन शिवानी की किसी ने एक नहीं सुनी और शिवानी को चुपचाप विदा करके दक्ष के साथ भेज दिया गया। और बाबूजी ने कहा, अब दोबारा हमारे घर में कदम मत रखना, क्योंकि तूने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा है। ये लड़का तेरा आशिक था और तू इसके साथ शहर में भी गुल खिलाकर आई थी और हमारी नाक के नीचे ये सब कुकर्म कर रही थी। और शिवानी ने सबको बहुत समझाना चाहा, लेकिन उसकी किसी ने एक नहीं सुनी और शिवानी को हवेली से एक लाश की तरह विदा कर दिया। और शिवानी अब दक्ष के घर आ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसके कदम जमीन में गड़ जाएगा सामने खड़े शख्स को देखकर। गुलदस्ता 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 गुलदस्ता। 2 साल बाद याना, साहिल, मोना, अक्षय वो सब बैठे हुए याना को समझा रहे थे, क्योंकि वो 2 साल बाद भी उसी ट्रॉमा में थी। वो भयानक रात उसकी आंखों के सामने से जा नहीं रही थी। उसको ऐसा लगता था जैसे उसके बच्चे की लाश अभी तक उसके हाथों में है। एसके का खून से लथपथ वजूद याना को रातों को सोने नहीं देता था और याना चीखे मारकर उठ जाती थी। साहिल और मोना उसको बहुत समझाते थे, दिन में तो वो नॉर्मल रहती थी, लेकिन रात में सोते सोते हुए वो चीखे मार मार उठ जाती था। क्या वो लौट आया है? कौन है वो भूतिया इंसान? 2 साल बाद ऊटी, याना, साहिल, मोना, अक्षय वो सब बैठे हुए याना को समझा रहे थे, क्योंकि वो 2 साल बाद भी उसी ट्रॉमा में थी। वो भयानक रात उसकी आंखों के सामने से जा नहीं रही थी। उसको ऐसा लगता था जैसे उसके बच्चे की लाश अभी तक उसके हाथों में है। एसके का खून से लथपथ वजूद याना को रातों को सोने नहीं देता था और याना चीखे मारकर उठ जाती थी। साहिल और मोना उसको बहुत समझाते थे, दिन में तो वो नॉर्मल रहती थी, लेकिन रात में सोते सोते हुए वो चीखे मार मार उठ जाती थी। अक्षय याना और उसकी फैमिली को अपने साथ अपने डेट के पास ले आया था। ऊटी यहीं पर नैना का खुद का हॉस्पिटल था और साहिल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस दिल्ली से ऊटी शिफ्ट कर लिया था और यहाँ वो सब एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ चुके थे। ऊटी में याना ने अपना खुद का इंटीरियर डिज़ाइन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। ज्वेलरी के डिज़ाइन को उसने छोड़ दिया था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ब्लूबर्ड कंपनी से कनेक्ट होना पड़ सकता था, क्योंकि ब्लूबर्ड वर्ल्ड नंबर 1 डिज़ाइनिंग कंपनी थी जो अब लिली कूपर चलाती थी। इसलिए उसने अपनी बिजनेस फील्ड चेंज कर दी थी और अपने डेट के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और अपना डिज़ाइनर बनने के सपने को दबा दिया था। और याना के दोनों बच्चे अब 8 साल के थे और वह याना से सवाल जवाब कर सकते थे। याना ने उनसे यही कहा कि उनके डेड अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। इसलिए याना उनके सवालों से परेशान थी, क्योंकि वह बार बार पूछते थे कि एसके डेड कहाँ है। और याना ने उनके सवालों से परेशान होकर उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था और उनको अब नए दोस्त मिल जाने से, माहौल बदल जाने से वो बच्चे भी सब भूल चुके थे, या फिर ये सब याना को लगता था। सब आगे बढ़ चुके थे, लेकिन याना का समय वही ठहरा हुआ था। एक अजीब सा गिल्ट था जो उसको जीने नहीं देता था। वो खुद को कातिल मानती थी, लेकिन मोना और साहिल और अक्षय के साथ ने उसको काफ़ी हद तक संभाल दिया था। याना को अक्षय अक्सर वॉक करने के बहाने डिनर के बाद बाहर ले जाता था। ऊटी की हल्की बारिश और घने जंगल और पेड़ भी याना को काफ़ी हद तक सुकून देते थे। और अभी याना अक्षय के साथ आहिस्ता आहिस्ता वॉक करती हुई चल रही थी। बारिश से भीगी सड़कें उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी और सड़क के किनारे कुछ चाय के स्टॉल थे और कुछ भुट्टे भुने हुए लगे हुए थे। अक्षय ने उसके लिए और अपने लिए एक भुट्टा खरीदा और दोनों वॉक करते हुए चल रहे थे। यान ने अपना भुट्टा खाया नहीं था, बस हाथ में लेकर चल रही थी। अक्षय खाता हुआ चल रहा था, उससे बात भी कर रहा था। उसे याना की उदासी समझ नहीं आते थे। तब अक्षय ने ही याना के चेहरे को देखते हुए पूछा, याना क्या बात है? 2 साल हो चुके हैं, तुम अभी तक इस सब से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? तब याना ने कहा, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। मुझे अंदर ही अंदर एक गिल्ट सा महसूस होता है। मैं चाहकर भी खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। तब अक्षय ने कहा, याना तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह इंसान था ही इस काबिल, उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। एसके ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। उसने तुमसे तुम्हारा अमन छीन लिया, तुम्हारा बच्चा उसकी वजह से छीन गया, तुम्हारे डेट की यह हालत कर दी, तुम्हें बर्बाद करके रख दिया उसने। तुमने जो किया उसके साथ अच्छा किया। तभी याना ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे बच्चे क्या गलती थी, उसे क्यों मारा गया? तब अक्षय ने कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ याना, लेकिन कहते हैं कि माँ बाप की किए की सजा कहीं ना कहीं औलाद को भुगतनी पड़ती है। शायद एसके की किए की सजा उसके बेटे ने भी भुगती है, लेकिन याना तुम्हारे अमन के बच्चे तुम्हारे पास है। और याना, एसके एक बुरा आदमी था। वो एक साथ दो औरतों को धोखा दे रहा था और उसके दोनों बच्चे ही ऊपर वाले ने ले लिए। शायद इसमें ही भगवान की कोई भलाई थी।
और याना फिर मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं क्या करूं अक्षय, मुझे वो रात नहीं भूली जा रही। बार बार मेरे बच्चे का चेहरा और एसके का खून से लथपथ वजूद आंखों के सामने आता है। तब अक्षय ने एकदम कहा, प्लीज याना आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता है हम सब पुलिस से छुप कर रह रहे हैं, इसलिए दूसरों पर जाहिर मत करो। हम यहाँ एक नई आईडी के साथ रह रहे हैं क्योंकि अमेरिका की पुलिस तुम्हें और हमें सबको ढूंढते फिर रही है, क्योंकि एसके की मां लिली कूपर चैन से नहीं बैठेगी। वह अपने बेटे पति और अपने पोते की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें हर जगह तलाश कर रही है। अगर पुलिस को जरा भी भनक लगी तो हम सब फंस जाएंगे। और याना ने आंसू साफ करते हुए हाँ में सर हिलाया। तब अक्षय ने कहा, मेरी बात मानते हुए कितनी अच्छी लगती हो। और याना ने उसको आंखें दिखाई। तब अक्षय ने मुस्कुरात कहा, लेकिन मुझे लगता है शादी के बाद मुझे थोड़ा टाइट हस्बैंड बनना पड़ेगा, वरना तुम तो मुझे आंखें दिखा दिखा कर ही रोब में ले लोगी। और याना ने आहिस्ता से कुछ सोचते हुए कहा, अक्षय मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि मुझसे इस के हर अल्फाज नहीं भुलाए जा रहे, और तुम्हें कुछ हो गया तो अब तुम मेरी अंधेरी जिंदगी की आखिरी किरण हो अक्षय। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और एक गिलट लेकर नहीं जी पाऊंगी। और याना रोने लगी। तब अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, याना तुम इस बात को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? इसका अब मर चुका है, तुम्हें अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो एसके अब हमें चाहकर भी नहीं छू सकता क्योंकि हमने उसको ऐसी जगह पहुंचाया है जहां से उसका लौटना नामुमकिन है। इसलिए प्लीज तुम डरो मत और मेरे साथ फ्यूचर प्लान करो। और अक्षय ने याना को हक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा और याना के करीब आया, तभी एक ब्लैक बाइक रेसर उन दोनों के बीच से फुल स्पीड से निकला और एकदम अक्षय और याना दूर जा गिरे। याना मुंह के बल गिरी थी और उसका सर किसी पत्थर से टकराया और माथे से खून बह निकला और अक्षय दूर सड़क के बीचों बीच जा गिरा। और एक ट्रक वाले ने तुरंत ब्रेक लगाए। अगर ट्रक वाला ब्रेक नहीं लगाता तो ट्रक अक्षय के ऊपर चढ़ जाना था। और जल्दी से अक्षय खड़ा हुआ और उसे बाइक का रेसर को जाते हुए गुस्से में कहा, अबे ओ साले दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? और वो बाइक सवार जो ब्लैक बाइक पर ब्लैक कपड़ों में और ब्लैक हेलमेट पहने हुए था, और उसने एक झटके बाइक रोकी और वो बाइक एक पहिए पर सीधी खड़ी हो गई। और उस बाइक रेसर ने बाइक को एक पहिए पर ही पूरा घुमाकर उन दोनों की तरफ अपना रुख किया और याना हैरानी से उस बाइक रेसर को देख रही थी। और वो अक्षय के इतना कहते ही वो फुल स्पीड में बाइक भगाता हुआ उनकी तरफ लाया और याना ने देखा वो अक्षय को फिर से टक्कर मारने ही वाला है। तब याना ने कहा, अक्षय रन, और अक्षय तेजी से भागने लगा। लेकिन तभी अक्षय भागता भागता नीचे गिरा और जैसे ही उसकी बाइक का पहिया उसकी गर्दन पर चढ़ता तब अक्षय ने कहा, आई एम सॉरी, और उसका पहिया हवा में रुक गया। और याना भागते हुए आई और एकदम अक्षय को खड़ा किया और अगले ही पल उन दोनों ने चेहरा उठाकर देखा तो वो बाइक सवार कहीं भी नहीं था, वो एकदम गायब हो चुका था। अक्षय और याना दोनों हैरान थे, आखिर वो कहाँ से आया था और कहाँ गया। इधर पिरामल बाबूजी बीमार रहने लगे थे। अब तक उनको उम्मीद थी उनका अमन एक दिन लौटेगा, लेकिन अब उम्मीद टूट चुकी थी। जब से उनको पता चला था याना ने ही अमन को एसके मानकर कत्ल कर दिया था और वो उस दिन पर पछता रहे थे वो क्यों अमन के बुलाने पर मंदिर नहीं गए। अगर वो चले जाते तो आज का अमन जिंदा होता, लेकिन अफसोस वह किससे बता भी नहीं सकते थे कि मरने वाला एसके नहीं अमन है, क्योंकि सारे बच्चे यही कहते थे कि जो हुआ सही हुआ, वह इंसान था ही इस लायक, उसने याना के साथ जो किया और हमारे अमन भाई साहब को भी मार दिया। लेकिन पिरामल बाबूजी जानते थे कि वही अमन था, लेकिन वह बता नहीं पा रहे थे क्योंकि वो सरबनी को दिए वचन में बंधे थे। लेकिन संगिनी ने रघुवीर को कैसे मार दिया, वो क्यों रघुवीर को नहीं पहचान सकी, जबकि उन दोनों में तो बहुत प्रेम था और उन दोनों का प्रेम अमृगा था थी। ऐसे कैसे हो गया? और फिर याना और साहिल ने पिरामल से बताया। याना ने कई बार ज्वाला मंदिर का छुपा हुआ खजाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ आई और यह सब सवाल पिरामल बाबूजी को बहुत खटक रहे थे। आखिर याना दरवाजा क्यों नहीं खोल पाई और वह रघुवीर को क्यों नहीं पहचान सकी, और क्यों उसने अपने ही हाथों से अपने रघुवीर को जान से मार दिया। और बाबूजी इन सवालों का जवाब ढूंढते फिर रहे थे जो उनका वही जाकर मिलना था जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। और वह जगह थी भांगड़, जहां इंद्राणी लेख लिखा गया था, जहां पर जल महल था, और बाबूजी ने वहीं जाकर इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की ठान ली थी। शिवानी और दक्ष की शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों में अभी तक वही पहले वाली अजनबीपन था। वो दोनों एक कमरे में अजनबी की तरह रहते थे। शिवानी दक्ष से ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि उसे हर बार शिवानी की तरफ से सिर्फ नफरत और धुतकार ही मिलती थी, और वह शिवानी को समझा समझा थक चुका था। लेकिन शिवानी का दिल उसकी तरह साफ नहीं हो रहा था। दूसरा, अभय ने शिवानी पर बेवफाई और धोखेबाज का लक्षण लगाकर उसे छोड़कर लंदन चला गया और शिवानी के दिल में और नफरत बढ़ गई। उधर उसके परिवार वाले उसे नहीं मिलते थे। ये सब का इल्जाम सिर्फ दक्ष पर था, इसलिए उसने दक्ष से बिल्कुल बात करना छोड़ दिया था और दक्ष ने भी उसके हाल पर से छोड़ दिया था और दक्ष ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। शिवानी उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल अच्छे से रहती थी, सबके साथ घुल मिलकर रहती थी, लेकिन उसके आते ही वो बिल्कुल ऐसे हो जाती थी जैसे वह जानती नहीं थी। सबके सामने वैसे दिखाई थी जैसे वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अकेले में वह अजनबी रहते थे। और अब कुछ दिनों से दक्ष का कजिन आया हुआ था जिसके साथ शिवानी अच्छे से बात करती थी, लेकिन दक्ष को देखते ही उसके मुंह पर 12 बज जाया करते थे। और आज घर में पार्टी थी क्योंकि दक्ष का बर्थडे था और दक्ष चाहता था शिवानी आज उसकी पसंद की ड्रेस पहने, लेकिन वो ये भी जानता था शिवानी कभी उसकी पसंद की ड्रेस नहीं पहनेगी। इसलिए उसने थोड़ा दिमाग लगाया और शिवानी के सामने 2 ड्रेस ला कर रखी, एक अपनी पसंद की जो ब्लैक ड्रेस थी और एक दूसरी ब्लू कलर की, और शिवानी से कहा, शिवानी मैं चाहता हूँ तुम मेरी पसंद की ये ब्लू ड्रेस पहनो क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी पसंद की ड्रेस पहनो। और इतना कहा कर दक्ष वॉशरूम में चला गया और चुपके से शिवानी को देखने लगा।
और शिवानी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा दक्ष ने सोचा था। उसने गुस्से में ब्लू ड्रेस दूर फेंक कर मारते हुए कहा, मैं और तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनूंगी कभी नहीं। और शिवानी ने ब्लैक ड्रेस पहन ली और दक्ष मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में चला गया। और फिर दोनों जैसे ही नीचे आए और तभी उसकी सास ने कहा, कितने प्यारे लग रहे हो दोनों, भगवान तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। शिवानी ने दक्ष की लाइव ब्लैक लॉन्ग मैक्सी पहनी थी जो फ्लो पर फैली हुई थी। बड़े बड़े 3D रेड गुलाब उसमें 4 चांद लगा रहे थे और शिवानी के लंबे बाल कल हुए कमर पर बिखरे हुए थे। फोगी मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और दक्ष ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था और सब उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तब एक दक्ष की कजिन सिस्टर ने कहा, वाओ शिवानी, तुम दक्ष की लाई ड्रेस में तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तब शिवानी को पता चला ये ड्रेस दक्ष की लाई हुई है और शिवानी ने दक्ष को गुस्से में देखा तो वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया। पीला दिल 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 पीला दिल। याना ने अक्षय को कॉल करते हुए कहा, अक्षय तुम तुरंत यहाँ आओ, एक इमरजेंसी है। और अक्षय कुछ देर में ही वहाँ था और याना ने बताया, ये रंजीत सर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कल तक इन्होंने मुझे 10 होटल का इंटीरियर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था लेकिन आज उनके मैनेजर का कॉल आया है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ना देकर मिस्टर मल्होत्रा को दे रहे हैं। मैं करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, अब कैसे मना कर सकते हैं। और तब अक्षय ने कहा, चलो दोनों चलकर बात करते हैं। और याना अब रंजीत चांडाल के सामने बैठी थी जो ऊटी का सबसे अमीर आदमी था और आधे से ज्यादा 5 स्टार होटल का मालिक था। और याना ने सामने बैठे रंजीत से पूछा, सर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया था तो अब टाइम के टाइम कैसे मना कर सकते हैं। तब सामने बैठे उस अधे उम्र के आदमी ने सिगार पीते हुए कहा, हमें मिस्टर मल्होत्रा के डिजाइन आपसे बेहतर लगे और मैं ठहरा बिजनेसमैन, अगर तुम मुझे उनसे बेहतर ऑप्शन दो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। उसने याना के टेबल पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए याना को कुछ जताते हुए कहा और याना ने एक झटके से अपना हाथ खींचकर मुंह पर चांटा खींचकर मारा और गुस्से में कहा, आई थिंक ये ऑफर ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और वहां खड़ा हर आदमी हिल गया और रंजीत आंखों में शोले लिए याना को देख रहा था और याना ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, चलो अक्षय। और जैसे ही अब वो दोनों जाने लगे तभी रंजीत के इशारा करने पर उसके गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया और 2-3 लोगों ने अक्षय के माथे पर गन रख दी और याना बुरी तरह से बौखला गई और उसने रंजीत को हवस भरी नजरों से अपने करीब आते हुए देखा तो वो अंदर तक कांप गई। अमन ने अंधेरा में किसके साथ का था, मुझे खुद क्या। और याना ने एक झटके से अपना हाथ खींचकर मुंह पर चांटा खींचकर मारा और गुस्से में कहा, आई थिंक ये ऑफर ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और वहां खड़ा हर आदमी हिल गया और रंजीत आंखों में शोले लिए याना को देख रहा था और याना ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, चलो अक्षय। और जैसे ही अब वो दोनों जाने लगे तभी रंजीत के इशारा करने पर उसके गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया और 2-3 लोगों ने अक्षय के माथे पर गन रख दी और याना बुरी तरह से बौखला गई और उसने रंजीत को हवस भरी नजरों से अपने करीब आते हुए देखा तो वो अंदर तक कांप गई। और तभी रंजीत के मोबाइल पर एक कॉल आई और उसने एकदम कहा, छोड़ दो इन दोनों को। और उसने घबराते हुए याना से कहा, आई एम सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था आप कौन है, आप जा सकती है। और याना उसको हैरानी से देखती रह गई क्योंकि कुछ देर पहले ये रंजीत खूंखार शेर बन रहा था, अब एक फोन कॉल पर कैसे भीगी बिल्ली बन गया। आखिर किसका कॉल हो सकता है जिसने इस तरह याना की मदद की है। और याना अक्षय दोनों वहां से निकल गए। रात गए रंजीत अपने कमरे में लैपटॉप पर काम रहा था जब अचानक उसके कमरे की लाइट ऑफ हो गई और उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी एक जोरदार थप्पड़ रंजीत के मुंह पर आकर लगा और रंजीत ने एकदम घबराकर पूछा, कौन है। तब दूसरी तरफ से सवाल का जवाब आया, तेरी मौत। और रंजीत ने एकदम साइड से गन उठाकर हवा में फायर की लेकिन गन में एक भी गोली नहीं थी और किसी की हंसी कमरे में गुंजी। और रंजीत ने कहा, कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तब किसी ने कहा, बेवकूफ, मरे हुए लोग दिखाई नहीं देते। और रंजीत बुरी तरह से घबरा गया और घबरा कर कहा, भभू भूत। तब किसी ने हंसते हुए कहा, हाँ भभूत। तब रंजीत ने हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू की और दूसरी तरफ से एक जोरादार पंच मुंह पर पड़ा और उसने कहा, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ जो तेरे हनुमान चालीसा पढ़ने से भाग जाऊंगा, मैं तो एक ऐसी आत्मा हूं जो बुरे लोगों को ठिकाने लगाने आया हूं। और तब रंजीत ने भागने की कोशिश की लेकिन तब उसको किसी ने उठाकर मुंह के बल फेंक कर मारा और गुस्से में कहा, मुझसे नहीं बच सकता तू। तब रंजीत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझसे क्या चाहते हो, मैंने क्या किया है। तब उसने कहा, तूने उस औरत को छूने की गलती की है जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंखें निकाल लेता हूं मैं, और इस गलती की सजा बहुत भयानक मिलने वाली है तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को हाथ लगाने की। और रंजीत को एकदम सुबह वाला वाकया याद आया और रंजीत ने कहा, वो कॉल करने वाले भी आप ही है। तब उसने कहा, हाँ मैं ही हूं और अब तुझे तेरे किए की सजा देने आया हूं। और रंजीत ने एकदम कहा, माफ कर दो मुझे, आज के बाद कभी आप की औरत को हाथ क्या देखूंगा भी नहीं। तब उसने कहा, अब मैं ने गलती की माफी देनी छोड़ दी है, अब मैं सिर्फ गलती की सजा देता हूं और तेरी सजा है जिस उंगलियों से तूने मेरी याना को छुआ है वो उंगलियां तेरे जिस्म में नहीं रहेंगी। और इतना कहते ही रंजीत का हाथ हवा में उठा और एकदम खच की आवाज आई और रंजीत हलक के बल दहाड़ा और तभी किसी ने उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा भींच कर कहा, अब अगर दोबारा तू अब उससे मिलेगा तो उससे 10 कदम की दूरी पर रहना वरना अगली बार सर धड़ से अलग करूंगा। और उसने रंजीत को फर्श पर धकेल दिया और वो चीखता रह गया। याना घर पर आकर हैरान थी, आखिर कौन हो सकता है ऐसा जिसके एक बार कहते ही रंजीत भी की बिल्ली बन गया। और क्या कहा होगा उस आदमी ने रंजीत से। तभी एसके वहां आया और याना से कहा, याना जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तब याना ने हैरानी से पूछा, कैसा सरप्राइज। और अक्षय उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसको बाहर ले आया और याना ने अब जैसे आंखें खोली तो हैरान रह गई। उसकी फेवरेट कार खड़ी थी जिसको अक्षय ने उसको गिफ्ट किया था और याना ने एकदम हंसते हुए अक्षय के गले लग गई और दूर किसी के अंदर इस नज़ारे को देखकर ज्वालामुखी सा फट रहा था। और जैसे ही अब याना और अक्षय कार की तरफ बढ़े तभी एक
ब्लैक लग्जरी कार उनकी तरफ पूरी स्पीड से आई और दोनों अभी गाड़ी को छू भी नहीं पाए थे, तभी उनकी गाड़ी हवा में उड़ रही थी क्योंकि एक लग्जरी कार ने उस गाड़ी को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी, उस गाड़ी के प्रखंचे उड़ गए और याना और अक्षय दोनों हैरानी से उस कार को जाता हुआ देखते रह गए जो कुछ पल में ही उनकी कीमती गाड़ी का सत्यानाश कर चुकी थी। अक्षय ने उस गाड़ी का नंबर देखना चाहा लेकिन उस कार पर कोई नंबर नहीं था और याना शौक खड़ी थी और गुस्से में कहा, कितना बदतमीज आदमी है ये, इसने एक पल में हमारी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। और अक्षय ने कहा, डोंट वरी, हम दूसरी ले लेंगे। याना अब नहाकर बाहर आई थी, उसने रोप कोट पहना था और उसके गीले बाल कमर पर पड़े थे और उसने क्रीम लगाने के लिए जैसे ही क्रीम उठाई तुरंत कमरे की लाइट ऑफ हो गई और याना ने घबरा गई और उसने जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ आई लेकिन हाथ बढ़ाने से पहले ही किसी ने उसके दोनों हाथों को उसके हेयर ड्रायर के तार से बांधकर ऊपर की तरफ बांध दिया और उसके पेट पर हाथ रखकर उसको एक झटके से अपने करीब किया और याना की पीठ उसके चौड़े सीने से जा लगी और याना अभी चीखती तब किसी की चौड़ी हथेली ने उसके होठों पर रख दी और याना की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई और फिर किसी की गर्म सांसें याना के कान पर पड़ी और उसके होंठ याना के कान को छू रहे थे और उसका एक हाथ ने याना के रोब कोट की सटेप खोल दी और याना बुरी तरह से कांप गई क्योंकि उसका भारी मर्दाना हाथ याना के पेट पर चलता हुआ उसके सीने पर आया और एक हाथ से याना की धड़कन को शिद्दत से भींच दिया और याना झटपटा कर रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके हाथ को गिला कर रहे थे क्योंकि वो हाथ बारी बारी से याना की दोनों धड़कनों को अपने गुस्से का शिकार बना रहे थे और याना हिल भी नहीं पा रही थी और वो इतनी शिद्दत से याना की धड़कनों मसल रहा था कि याना फड़फड़ा कर रह गई थी और उसके दांतों ने याना की कान की लो को सख्ती से काट लिया और याना बिलबिला कर रह गई और फिर उसने अपनी भारी आवाज में कहा, दर्द हो रहा है जान, मुझे भी होता है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, तब भी बहुत हुआ था जब तुम मुझे बेरहमी से कत्ल करके आ गई थी, लेकिन मैं खुद को संभाला रहा था, तुमसे नफरत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था रात, लेकिन तुम्हें किसी और की बाहों में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, गुस्से से पागल हो जाता हूँ, इसलिए तुमसे दूर रह कर भी दूर नहीं रह पाया और 2 साल से मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मरकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाया। और इतना सुनते ही याना के होश उड़ गए और वो बुरी तरह झटपटाने लगी, लेकिन अब वो पूरी तरह से उसके शिकंजे में थी। और फिर अमन ने याना के कंधे पर शिद्दत से होंठ फेरते हुए कान में कहा, बहुत पागल हो चुका हूँ, शिद्दत से तड़प रहा हूँ और मेरी तड़प का एहसास तुम्हें तब होगा जब मैं अपनी शिद्दतें तुम्हारे अंदर उतरूंगा। और याना डर और खौफ से बेहाल हो रही थी। दूसरा, उसके हाथों की सख्ती लगातार याना के सीने को तकलीफ दे रही थी। और जब उसने हंसते हुए याना के कान में कहा, साइज कुछ छोटा हो गया है इनका, लगता है मैंने पीना छोड़ दिया इसलिए। और याना उसकी बात का मतलब समझकर शर्म से पानी हो गई है। और तभी याना ने महसूस किया, उसने पीछे से उसका रोब कोट ऊपर उठाया और कोई बहुत हार्ड और नुकीली चीज याना को अपने पिछले हिस्से में महसूस हुई। और जब याना को पता चला वो क्या है तो याना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। याना ने क्यों रखा खुद को गिरवी और बनी किस आदमी की स्लेव। 2 साल से मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मरकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाया। और इतना सुनते ही याना के होश उड़ गए और वो बुरी तरह झटपटाने लगी, लेकिन अब वो पूरी तरह से उसके शिकंजे में थी। और फिर अमन ने याना के कंधे पर शिद्दत से होंठ फेरते हुए कान में कहा, बहुत पागल हो चुका हूँ, शिद्दत से तड़प रहा हूँ और मेरी तड़प का एहसास तुम्हें तब होगा जब मैं अपनी शिद्दतें तुम्हारे अंदर उतरूंगा। और याना डर और खौफ से बेहाल हो रही थी। दूसरा, उसके हाथों की सख्ती लगातार याना के सीने को तकलीफ दे रही थी। और जब उसने हंसते हुए याना के कान में कहा, साइज कुछ छोटा हो गया है इनका, लगता है मैंने पीना छोड़ दिया इसलिए। और याना उसकी बात का मतलब समझकर शर्म से पानी हो गई है। और तभी याना ने महसूस किया, उसने पीछे से उसका रोब कोट ऊपर उठाया और कोई बहुत हार्ड और नुकीली चीज याना को अपने पिछले हिस्से में महसूस हुई। और जब याना को पता चला वो क्या है तो याना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम थी क्योंकि वो एक शेर के शिकंजे में थी। और उसने याना के कंधे पर दांत गाड़े और अपनी हार्डनेस को उसके पीछे रब कर रहा था। और उसकी हार्डनेस किसी जलती हुई लोहे रोड के जैसे याना को महसूस हो रही थी। और उसने अपना हाथ याना के होठों से हटाया तो याना ने एकदम चीख कर कहा, प्लीज ऐसा मत करो। तब उसने हंसते हुए कहा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी से डर गई, अभी तो मेरे पैशन को अपने अंदर बर्दाश्त करना है, लेकिन तुम तो बाहर से ही तड़प रही हो। इससे ज्यादा दर्द दूंगा तुम्हें जितना मैंने सहा है, क्योंकि प्यार रास नहीं आया तुम्हें मेरा। तब याना ने जख्मी हंसी से कहा, प्यार तो किया ही नहीं है, तुम्हें दोनों बाप बेटों ने मुझसे सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी थी, इसलिए मरकर भी मेरे पीछे पड़े हो। एक ने मुझे पिछले जन्म में बर्बाद किया, तुमने इस जन्म में। अब चाहे तुम मुझसे मोहब्बत करो या नफरत, मैं कभी तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। तब उसने याना को एक झटके से दूर करते हुए जोर से हंसते हुए कहा, झुकोगी नहीं, तुम गिड़गिड़ाओगी मेरे आगे और खुद को मुझे सौंपोगी, वो भी अपनी मर्जी से। तब याना ने जल्दी से अपना कोट नीचे करके कहा, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें खत्म कर चुकी हूँ और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब उसने कहा, ठीक है, बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। और फिर सांसों की आवाज कम हो गई तो याना ने लाइट ऑन की और देखा कमरे में कोई नहीं था। और याना ने सुकून का सांस लिया और वो भागते हुए नीचे आई। और साहिल ने कहा, क्या हुआ है याना बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तब याना ने कहा, डेड एसके की आत्मा आई थी डेड, और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। तब साहिल ने कहा, क्या कह रही हो। तब याना ने कहा, डेड मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। और साहिल ने कहा, याना तुम भूल जाओ सब, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने याना को बहलाते हुए कहा, दिल 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 दिल। पार्टी के बाद शिवानी कमरे में आई, लेकिन उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ था क्योंकि दक्ष ने उसको बेवकूफ बना दिया था। इसलिए उसने कमरे में आते ही सबसे पहले अपनी साड़ी खोलकर फेंकी, फिर अपने ब्लाउज को उतारने लगी। लेकिन तभी किसी ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए और एक झटके से शिवानी को अपनी तरफ घुमाया तो शिवानी दक्ष के सीने से जा लगी और शिवानी
ने गुस्से में कहा दक्ष लीव मी, लेकिन दक्ष शराब के नशे में था और एकदम कहा आज नहीं शिवानी, मैं थक चुका हूं तुम्हारा इंतजार करते करते, आज मुझे तुम्हें अपना बनाना है, और बेतहाशा शिवानी के सीने को चूमने लगा। शिवानी ने गुस्से में दक्ष को धक्का दिया और एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा तो दक्ष का खून खोल गया, और जैसे ही शिवानी आगे बढ़ी उसने शिवानी को उठाकर बेड पर पटक दिया और एक झटके से उसका पेटीकोट खींचकर दूर फेंका तो शिवानी ने चीखते हुए कहा दक्ष मैं शोर मचा दूंगी, दूर रहो मुझसे। तब दक्ष ने अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक कर कहा मचाओ शोर और बताओ सबको, तुमने 2 साल से अपने पति को उसका हक नहीं दिया है, तब तुम्हें पता चलेगा जुल्म किस पर हो रहा है, तुम पर या मुझ पर। और इतना कहते ही दक्ष ने उसको अपने घुटनों के बीच में कर लिया और उसके कपड़ों को खींचकर फाड़ दिया, और शिवानी अभी चीखती तभी उसने शिवानी के होठों को थाम लिया और शिवानी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और वो शिवानी को पैशनली किश करने लगा और अपनी टांगों में शिवानी की दोनों टांगों को दबा लिया और शिवानी की आंखों से आंसू बहते हुए उसके बालों में समाने लगे। और दक्ष का अब उस पर तरस खाने का कोई इरादा नहीं था। उसने शिवानी की दोनों टांगों को अपनी कमर पर लॉक किया और उसके अंदर इंटर कर दिया और शिवानी एक चीख निकली और दक्ष को सुकून आ चुका था। आज उसने शिवानी को हासिल कर लिया था और रात भर वो उस पर अपनी शिद्दतें उतारता रहा और शिवानी रोती रही। और अगली सुबह दक्ष की आंखें खुली तो उसने देखा शिवानी बिस्तर पर नहीं थी और दक्ष के होश उड़ गए और वो नीचे भागा, लेकिन शिवानी कहीं नहीं थी। गुलदस्ता 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 याना और अक्षय, उसके डेट साहिल, मोना सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब डोरबेल की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और जैसे नौकर ने दरवाजा खोला तो कितनी सारी पुलिस अंदर आई और याना और अक्षय का रंग पीला पड़ गया और याना के माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। लेकिन अगले ही पल पुलिस ने साहिल, मोना, अक्षय के डेट को हाथकड़ी लगाते हुए कहा यू आर अंडर अरेस्ट। और याना ने हैरानी से कहा ऑफिसर ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरे मोम डैड ने क्या किया है। तब ऑफिसर ने कहा इन तीनों ने मिलकर बैंक के साथ 500 करोड़ का स्कैम किया। तब अक्षय ने हैरानी से कहा ये क्या कह रहे हैं आप, ये सच नहीं है। तब पुलिस ने साहिल और अक्षय के डेट से कहा आप खुद अपना जुर्म बताते हैं या हम बताएं। तब साहिल ने कहा मैं आपसे वादा करता हूं मैं सारा कर्जा लौटा दूंगा। तब पुलिस ने कहा टाइम खत्म हो चुका है क्योंकि ऊटी के सभी बैंक एक बड़े बिजनेसमैन ने खरीद लिए हैं और जिसने बैंक से सिक्योरिटी से 4 गुना ज्यादा लोन लिया हुआ है और डेडलाइन भी क्रॉस कर चुका है, उन्होंने सबकी अरेस्टिंग के ऑर्डर दे दिए हैं। अब आपके माँ बाप को अपना सब कुछ बेचकर देने के बाद भी बैंक का लोन नहीं चुका सकते। तब याना ने कहा ऑफिसर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरे डैड ने कभी बैंक से लोन नहीं लिया। तब ऑफिसर ने कागज याना के हाथ में दिए जिसमें याना के मोम डैड और अक्षय के डैड तीनों ने मिलकर अपने अपने होटल पर लोन लिया हुआ था और वो 250 करोड़ का, जो अब 2 साल में 500 करोड़ हो चुके थे। तब याना ने अपने डैड से पूछा डैड आपने क्यों और किस लिए इतना मोटा लोन लिया। तब साहिल ने कहा किसी बिजनेसमैन ने हमें एक बहुत बड़ी शुगर मिल दिखाई थी जिसकी कीमत 1000 करोड़ थी और उसने कहा था वो मिल मालिक मजबूरी में बेच रहा है, वो हमें 500 करोड़ में मिल जाएगी और विदेश की एक पार्टी उसको 1500 करोड़ में लेने को तैयार है। और उस आदमी ने कहा 250 करोड़ वो अरेंज कर लेगा, 250 करोड़ हम कर ले, फिर आपस में प्रॉफिट बांट लेंगे। और इसलिए मैंने ये बात अक्षय के डेट को बताई तो वो भी राजी हो गए और हम तीनों ने मिलकर 250 करोड़ का लोन लिया और मिल के मालिक को टोकन मनी के तौर पर दे दिए। लेकिन बाद में हमें पता चला कोई पार्टी नहीं थी शुगर मिल खरीदने वाली। जो पार्टी 1500 करोड़ में शुगर मिल खरीदने वाली थी उसने खरीदने से इनकार कर दिया और शुगर मिल के मालिक ने कहा पूरा पेमेंट करो वरना टोकन मनी खत्म, और हम कहाँ से 1000 करोड़ लाते। और इस तरह हमें ट्रैप किया गया और हम तुम्हें नहीं बता सके, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कहीं से बहुत मोटा पैसा मिल जाए, लेकिन हमें क्या पता था ये बैंक भी कोई खरीद लेगा। और हमें 15 दिन का नोटिस दे दिया और हम 15 दिन में भी इतना पैसा कहाँ से लाते। और याना अब सर पकड़कर बैठ गई और अक्षय का भी दिमाग घूम रहा था क्योंकि उनके माँ बापों ने तमाम जिंदगी की जमा पूंजी फंसा दी। और याना ने कहा ये क्या किया आपने, एक बार हमें से पूछ तो लेते। और अब पुलिस ने एक झटके से उनको पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगे। तब याना ने कहा प्लीज़ ऑफिसर हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम बैंक का सारा पैसा लौटा देंगे। तब ऑफिसर ने कहा मैडम ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हमें कोर्ट से ऑर्डर मिला है। तब याना ने रोते हुए कहा प्लीज़ हमारी मदद करें, कोई तो होगा रास्ता। और साहिल ने कहा याना तुम डरो मत, हम कुछ ना कुछ इसका हल निकाल लेंगे। तब ऑफिसर ने कहा आपके पास कोई हल नहीं, अब इनको 400 BC के गेम में 15 साल की जेल और इनको रिमांड पर लिया जाएगा। और याना ने रोते हुए कहा इसका कोई तो हल होगा। तब एक ऑफिसर ने कहा हाँ है, अगर आप उनसे बात कर ले जिन्होंने ये सब बैंक रातों रात खरीद लिए है, अगर वही आपके माँ बापों को टाइम दे दे और ये केस वापस ले ले तो कुछ हो सकता है। तब याना ने पूछा वो कहाँ मिलेंगे। तब इंस्पेक्टर ने कहा वो आज रात के लिए है, कल जा रहे हैं। आपने न्यूज़ में तो पढ़ा होगा 2 दिन से ये ब्रेकिंग न्यूज़ बानी हुई है, किसी ट्रिलियनियर ने रातों रात ऊटी के 80 बैंक खरीदे हैं और वो होटल हवाई में रुके हैं, कल उनकी फ्लाइट है, आप उनसे मिल सकते हैं। ऊटी के कितने बिजनेसमैन उनके पास जाकर उनकी मिन्नतें करके अपने लिए टाइम लेकर आए हैं, आप भी मिल लीजिए, क्या पता आपको भी टाइम दे दे तो कल तक आपके माँ बाप रिहा हो जाएंगे, वरना आई एम सॉरी। और वो उन तीनों को खींचते हुए ले गए। और याना ने अक्षय से कहा अक्षय हमें अभी उस बिजनेसमैन के पास जाना होगा। और अब अक्षय और याना दोनों उसके सामने खड़े थे जो टेबल पर दोनों टांगे क्रॉस करके रखे हुए कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा था, बस उसके चमकदार जूते ही रोशनी में चमक रहे थे और हवा में धुआं उड़ता हुआ दिख रहा था। और याना ने हाथ जोड़कर कहा प्लीज सर आपने सबको टाइम दिया है, हमें भी टाइम दे दीजिए, हम आपका सारा कर्जा लौटा देंगे। तब उस आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा मेरा कर्जा चुकाने के किए आपके पास कुछ एसेट है जिसको देखकर मैं यकीन कर लूँ आप मेरा कर्जा चुकाने के काबिल है या नहीं, क्या सिक्योरिटी है आपके पास, आप मेरा कर्जा उतार देंगी। तब याना ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तब उसने कहा तो टाइम किस लिए चाहिए।
तब अक्षय ने कहा हमें आप टाइम तो दीजिए सर, लेकिन अगले ही पल हवा में फायर हुई और अक्षय के बराबर से गोली निकल कर गई और याना की एक चीख निकली। तब उसने अक्षय से कहा, यह बुलेट तुम्हारे माथे के बीचों बीच भी लग सकती, लेकिन मैं किसी को इतनी आसान मौत देता नहीं हूँ। तब याना ने कहा, प्लीज मेरे माँ बाप को छोड़ दीजिए। तब उसने कहा, गेट आउट, अगर सिक्योरिटी लेकर आती हो तो टाइम मिलेगा, वरना तुम्हारे माँ बाप को तो उम्र कैद कराऊंगा। मेरे बैंक से इतना बड़ा स्कैम किया है, मेरे बैंक के मैनेजर को रिश्वत देकर जाली लोन पास कराया है उन्होंने, अब उनको कोई नहीं बचा सकता और तुम दोनों दफा हो जाओ, या तो मुझे अपने पास 5 करोड़ के एसेट दिखाओ वरना अपने बाप को जेल में सड़ते हुए देखो। और याना अभी कुछ कहती तभी उसने गार्ड से कहा, उठाकर फेंक दो इन दोनों को, और दोनों चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी और दोनों को बाहर धक्के दे दिया गया और याना गाड़ी में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तब अक्षय ने कहा, ये तो बहुत घमंडी लगता है, जरा भी तमीज नहीं है। और याना रो रही थी। तभी एक आदमी बाहर आया और याना से कहा, मैडम बाहर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। तब याना गाड़ी से बाहर आई और उस आदमी ने एक कागज हाथ में दिया और याना ने उस खत पढ़ा जिस पर लिखा था, अगर माँ बाप को बचाना है तो अकेले आकर मिलो, इस लंगूर को छोड़कर आओ। और याना को एक उम्मीद दिखाई दी और उसने अक्षय से कहा, अक्षय तुम घर जाओ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में मिलती हूँ। तब अक्षय ने कहा, क्या बात है याना, मैं भी चलता हूँ। और याना ने कहा, प्लीज तुम जाओ। तब अक्षय ने कहा, ठीक है, और अक्षय गाड़ी भगा ले गया और याना फिर से ऊपर की तरफ आई और याना ने कहा, मैं आ गई, आप मुझसे अकेले डील करना चाहते थे। तब उसने कहा, तुम्हारी औकात नहीं है मैं तुमसे डील करूं, तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम खुद को मेरे पास गिरवी रखती हो तो सुबह तुम्हें टाइम मिल सकता है। और याना घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तब उसने कहा, तो टाइम वेस्ट नहीं करो, अभी के अभी अपनी शक गुम करो। तब याना ने कहा, प्लीज मत कहिए। तब उसने कहा, मिन्नतें करनी है तो मेरे पैर पकड़ कर करो। और याना ने पैर पकड़ कर कहा, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तब उसने कहा, चलो 10 मिनट का टाइम दिया, सोच लो क्या करना है, मेरी 1 साल तक के लिए स्लेव बनना है या अपने माँ बाप को उम्र कैद कराना चाहती हो। तब याना ने, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मेरे स्लेव बनने से आपका कर्जा उतर जाएगा। तब उसने कहा, कर्जा तो तुम्हारे जिस्म की बोटियां बोटियां कर दूं तो भी नहीं उतरेगा, क्योंकि दुनिया में अगर किसी से नफरत की है तो वो तुम हो याना गहलोत। और याना एक झटके से खड़ी हो गई और डूबती आवाज से पूछा, आप है कौन। और तब वो कुर्सी से उठा और याना की पूरी दुनिया घूम गई रोशनी में, उसका चेहरा देखते ही याना एक चीख मार कर दूर हुई। सब्सक्राइब VIP स्टोरी।